हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिब्रा फाइनेंशियल्स। तो आज हम जो एक स्टॉक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है भारती एयरटेल। इस स्टॉक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। तो यहाँ जो भी स्टॉक डिस्कस किया जा रहा है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं कभी भी इन्वेस्ट करते टाइम 5% से ज़्यादा किसी भी एक स्टॉक में अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का नहीं लगाता। साथ ही मैं बॉरोड मनी भी यूज़ नहीं करता। तो ये 2 रूल मैं हमेशा फॉलो करता हूँ जब भी मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। तो भारती एयरटेल को डिस्कस करने के पीछे जो जो पॉइंट्स है वो तो मैं डिस्कस करूँगा ही, लेकिन थोड़ा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो इसके बारे में अबाउट सेक्शन में क्या दिए हैं। भारती एयरटेल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज विथ प्रेजेंस इन 18 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, श्रीलंका, 14 कंट्रीज़ इन अफ्रीका। तो इनका काम क्या है कि ये जो है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, जो हम लोग सिम यूज़ करते हैं वो, और साथ ही साथ इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसमें भी ये सर्विस देते हैं। तो आने वाले टाइम में भी इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी भी जो है इंटरनेट और जो एआई बूम है ये जो है अभी जो है मैच्योर फेज़ में नहीं पहुंचा है, खासकर इंडिया में। तो आने वाले 10-15 साल तक जो है इसकी ग्रोथ रहेगी। ठीक है, इस सेक्टर की। और इस कंपनी के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया में जो है ना सिर्फ भारती एयरटेल और जियो दो ही जो हैं डोमिनेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो ये एक डुओपोली है जिसमें जो है दो कंपनीज़ का जो है डोमिनेंस है। ठीक। अब इस कंपनी को डिस्कस करने का जो मेरा रीज़न है, एक तो ये है कि अगर हम लोग यहाँ जाएँ निफ्टी 500 में, तो अगर हम लोग इसको मार्केट कैप के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करें तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। फिर एचडीएफसी बैंक है, फिर भारती एयरटेल है। तो जो है हम इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। और अगर हम लोग ये देखें, जैसे हम लोग भारती एयरटेल में जाते हैं और अगर हम इसका ग्रोथ देखें, तो अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 से 5 साल में 15 to 14% है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ रेट है। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखें तो ये 30% से भी ऊपर है, 5 ईयर में भी और 3 ईयर्स में भी, और ट्रेलिंग 12 मंथ में तो है ही। और अगर 10 ईयर का होराइज़न देखें तो उसमें 18% के आसपास है। ठीक है, उस हिसाब से जो है स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं किया है, स्टॉक जो है थोड़ा नीचे आया है। ठीक। और जैसे हम लोग इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो ऐसा रूल ऑफ थंब तो नहीं है, लेकिन कंपनी का जिस रेट से अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है और उसका पी उससे कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है अंडर वैल्यूड मानते हैं। तो जैसे इसका 5 ईयर का मीडियन देखे हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट वो कितना है, 31% है। और इसका पी कितना है, इसका पी जो है 36.5 के हिसाब आसपास है ना। तो ये बहुत ज़्यादा जो है हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। ठीक है। अब इसमें जो एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही थी वो थी इसकी बैलेंस शीट में। इसकी बैलेंस शीट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है बोरोइंग काफ़ी हाई दिख रही है ना। जैसे इसकी बोरोइंग देखूँ तो अभी 2 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, उस हिसाब से इसका इक्विटी और रिज़र्व जो है कम है। तो अगर इसका मैं डेट टू इक्विटी देखूँ तो ये जो है 1.77 के आसपास है, जो कि काफ़ी देखने में हाई लग रहे हैं। और एक्चुअल में जो है डेट टू इक्विटी जो है 1 से अगर कम रहे तो सेफ़र साइड पे रहते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया। ठीक। अब मिनट, यहाँ जाने से पहले मैं इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में गया। ठीक है, यहाँ जो है मैंने ऑलरेडी जो है इसका जो ट्रांसक्रिप्ट के पे जो है क्लिक किया और इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ और यहाँ यहाँ उस फाइल को जो है अपलोड कर देता हूँ गूगल की जेमिनी में। ठीक है, फिर इसको बोलता हूँ हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पीडीएफ में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
उसको जो है ये समराइज़ करके दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा था, इसमें आप पढ़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इसका बिज़नेस मॉडल है, आगे क्या इन लोग ग्रोथ प्लान कर रहे हैं, इनके यूज़र बेस क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो इस पे है, बैलेंस शीट पे। देखो इसमें क्या बोला है कि जो द नेट डेट टू एबिटा रेशियो इम्प्रूव्ड टू 1.02, मेकिंग एयरटेल वन ऑफ द लीस्ट लिवरेज्ड टेलकॉस ग्लोबली, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें जो है इसका डेट जो है सबसे कम है, या फिर वन ऑफ द लोवेस्ट है। कितना है? 1.02 इसके एबिटा के कंपैरिजन में नेट डेट। तो इसका एबिटा एक्चुअली में है कितना? इसका एबिटा हम लोग अगर देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका 1,15,000 करोड़ के आसपास है। तो इतना ही इसका नेट डेट है। तो अगर हम लोग बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ तो डेट तो 2 लाख करोड़ के आसपास दिखा रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 85 या फिर 1 लाख करोड़ के आसपास जो डेट हमको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग के प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंटिंग मेथड थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पर एक और क्वेरी डालता हूँ, एक्सप्लेन IND AS 116 इन सिंपल लैंग्वेज। कहाँ है? एक मिनट ना। अकॉर्डिंग टू IND AS 116 rent will be considered as right. तो देखो ये क्या बोल रहे हैं। यस, अंडर IND AS 116 द ऑब्लिगेशन टू पे फ्यूचर रेंट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीज्ड लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है कि जो भी कंपनी अब कोई भी रेंट लेगी, है ना, कोई भी एसेट जो है रेंट पे लेगी, जैसे कि इनको टावर लगाने के लिए जो है प्लॉट जो है रेंट पे लेना पड़ेगा, तो उसको एज अ रेंट ना दिखा के या फिर एक्सपेंस ना दिखा के इनको जो है डेट के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो इनके तो ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी सारे टावर हैं, है ना, तो उनके लिए जो है इनको प्लॉट जो है किराए पे लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा। तो जिसके कारण क्या है, अकाउंटिंग मेथड चेंज होने के कारण उनको एक्सपेंस ना दिखा के उनको डेट के रूप में दिखाना पड़ेगा, जिस कारण से इनका जो है डेट काफ़ी हाई दिखाई दे रहे हैं। और एक्चुअल में अगर हम लोग जाएँ डीप डाउन तो हमको पता चलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं रेंट पे ली जाती हैं, खासकर जो एसेट हैवी कंपनीज़ जैसे कि भारती एयरटेल है ना। तो इस टाइप की अगर कंपनी है तो वो जो है जो भी एसेट लीज़्ड पे लेती है या फिर रेंट पे लेती है तो उसको एज अ डेट दिखाना पड़ेगा। तो इस कारण जो है इनका डेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में जो इनका नेट डेट है ना, वो 2,08,000 नहीं है, वो 1 लाख
करोड़ के आसपास ही है और अपने लगभग साल भर के जो एबिटा मार्जिन है उससे ये आराम से अपना पूरा डेट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो कंपनी हाईली लिवरेज्ड नहीं है। अगर ऐसे देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेट हमको नज़र आते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। और अगर हम लोग आरओसी की बात करें, है ना, तो आरओसी ऐसी कंपनीज में जो है बहुत ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है एसेट हैवी इंडस्ट्रीज़ है ना। तो एसेट हैवी इंडस्ट्रीज़ का आरओसी थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन भी देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हम लोग पी देखते हैं ना, पी हाई क्यों रहता है? पी हाई इसलिए रहता है, अगर कंपनी की जो है ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट कौन से टर्म्स में? टॉप लाइन जो कि सेल्स है और बॉटम लाइन जो कि नेट प्रॉफिट है। अगर इनका ग्रोथ रेट अगर हाई है तो इनको वैल्यूएशन भी हाई मिलता है। इसलिए जो है 36.5 इतनी हाई ग्रोथ कंपनी के लिए जो है जस्टिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग टेक्निकल देखें तो अगर मैं यहाँ जाऊँ, मैंने भारती एयरटेल का जो है चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू पे जो है ओपन करके रखा हुआ है। ठीक, और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज है, उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर मैं कंपनी की बात करूँ, एक मिनट, इसका मैं चार्ट थोड़ा सा ठीक करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जब भी ये 200 डे मूविंग एवरेज को टच करते हैं या उसके नीचे आते हैं, उसके बाद जो है काफ़ी हाई ये जो है ऊपर जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, जैसे कि यहाँ 30 जून 2022 को अगर हम लोग देखें तो ये नीचे आया इसको टच करने, उसके बाद शार्पली ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। फिर अगर हम लोग और इधर बैक जाएँ तो ये तो कोविड वाला टाइम हो गया है ना, यहाँ भी इसको टच करने आया, फिर ऊपर एकदम तेज़ी से जो है ऊपर गया। ठीक है, एक ये वाला टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं 2018 के आसपास, है ना। 2018 के आसपास अगर हम लोग देखें तो ये लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% जो है नीचे आया हुआ था। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि 2018 के आसपास अगर हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 2184 करोड़ से गिर करके 1688 करोड़ हो गया था। तो ये कितने का डिप आया था इसमें? ये ऑलमोस्ट इसका जो है प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है 22% के आसपास गिरा था, और इसका स्टॉक कितना गिरा था? 50% के हिसाब से। तो स्टॉक मार्केट की यही ब्यूटी है कि अगर कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम आती है कंपनी में तो स्टॉक जो है सेंटिमेंट के कारण काफ़ी ज़्यादा गिर सकते हैं। इसमें सिर्फ 22% का डिप आया है ना नेट प्रॉफिट में। 2184 करोड़ से 1688 करोड़ जब ये हुई तो ये सिर्फ 22% का ड्रॉप है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है 50% के आसपास गिर गया था। तो उस टाइम पे जिन्होंने फेयर में बेचा नहीं होगा, है ना, और उसको अपॉर्चुनिटी समझकर जो एनालिसिस करके जो है ना एज अ अपॉर्चुनिटी उसको फाइंड आउट किए होंगे, वो लोग जो है उसमें अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। और ये जो कोविड का टाइम है थोड़ा सा अलग टाइप का टाइम था, इसमें जो है ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो लॉस में ही गई थी। ठीक है, या तो कम से कम उनका नेट प्रॉफिट डाउन ही आया था। तो ये 2020 और 2021 को हम लोग जो है एज अ क्या बोलना चाहिए, थोड़ा अलग टाइप का केस था, है ना, कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे जितनी भी आप लोग कंपनी देखोगे उनका नेट प्रॉफिट या तो गिरा था या तो निगेटिव में था, लेकिन कंपनी अच्छी थी। ठीक है, और अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट में और देखें तो एक्चुअल में जो है ना ये अपना डेट जो है 2023 के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो उसको कम ही कर रहे हैं लगातार, और रिज़र्व जो है बढ़ ही रहा है। ठीक, और जैसे कि मैंने इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में गया था और ये जो ट्रांसक्रिप्ट मैंने जो है डाउनलोड किया था, कहाँ गया ये, और इसको जो है जेमिनाई में गूगल जेमिनी में जो मैंने वो किया था अपलोड करके इसका जो है समरी बनाने के लिए बोला था। तो अगर इसको आप लोग डिटेल में पढ़ोगे ना तो इनके जो एक्सपेंशन प्लान है वो आप लोग को पता चल जाएंगे कि कंपनी जो है आगे क्या करने वाली है। जैसे कि कुछ पॉइंट अगर मैं देखूँ तो ये डेटा सेंटर में भी जो है एंटर कर रही हैं।
इनका जो अगला 3 से 4 साल में जो इनका क्या प्लान है कि 1 गीगावाट का जो है कैपेसिटी का जो है डेटा सेंटर ये जो है डेवलप करेंगे। फिर होम एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी हाईएस्ट एवर इनका जो क्वार्टर है वो है, इसको अचीव किए हैं। ठीक है, फिर ARP वगैरह आप ये सब पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और धीरे धीरे करके हम लोग जो है बिज़नेस और जो बैलेंस शीट वगैरह है कैसे रीड करते हैं, टेक्निकल्स कैसे दिखते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि जब भी कंपनी इस 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने आती है उसके बाद जो है शार्पली जो है रिबाउंड करती है। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही नज़र आती है इस लेवल पे। ठीक, लेकिन मुझे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है इसका मतलब ये नहीं है ये कि ये कोई रिकमेंडेशन है। ठीक है, आप लोग जो है अपना ड्यू डिलिजेंस जो है यूज़ करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, और इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं मानना। और जब भी आप लोग इन्वेस्ट करें तो 2 रूल हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा नहीं लगाना है ओवरऑल पोर्टफोलियो का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास 2 लाख का पोर्टफोलियो है तो 2 लाख का जो 5% आएगा वो कितना आएगा? 10,000, है ना? 10,000 आएगा। तो किसी को भी जो है ना 10,000 से ज़्यादा उसमें नहीं लगाना चाहिए अगर उसका पोर्टफोलियो का साइज़ 2 लाख रुपए है। ठीक है, वैसे ही अगर किसी का 10 लाख है तो उसको 50,000 से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी का 1 लाख है तो उसको 5,000 से ज़्यादा किसी भी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। और बोरोड मनी या ऐसा कोई भी पैसा जो शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरी है उसको तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ठीक, तो इसी के साथ जो है हम लोग वीडियो को एंड करते हैं।